क्या कर रहे थे जो नहीं गया? अच्छा, मतलब कैसा, आपका कैसा रहा हमेशा? एवरेज क्यों? आपका अपूर्वा एवरेज ही क्यों, मतलब अच्छा क्यों नहीं गया, वजह? कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा ठीक है, फटाफट करते हैं इसको। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इम्यूलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। इम्यूलमेंट्स, आपको वहां पे इम्यूलमेंट्स के रिगार्डिंग सैलरी नहीं लिखा रहेगा, बट समझने के लिए आपको लिख दिया गया सैलरी। ठीक है, हालांकि क्लास डिस्कशन हो चुका था इसके अकॉर्डिंग। तो प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में ओवरऑल ही चीजें जो पढ़े होंगे उनसे बनेगा, या फिर चूंकि 1 2 3 ABCD में से कोई एक ऑप्ट करना है, जो क्या है इसमें नोट ट्रू, है ना। तो पहला, दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी फटाफट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चूंकि क्लास का पार्ट नहीं है, सारा चीज के बाद का डिस्कशन है, दैट्स वाई अगर दिक्कत होगी स्पीड में तो बतलाइएगा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज इम्पोज विद द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 360, है ना, जिसमें कि प्रेसिडेंट ही करते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्या है आपको, वंस इट इज प्रोक्लेम्ड इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट, है ना, फॉर इट्स मतलब रेटिफिकेशन, ये चीज है ना। और अनलाइक नेशनल इमरजेंसी और स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसको फ्रीक्वेंट पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो एक बार प्रोक्लेम करने के बाद इसको, मतलब प्रोक्लेमिनेशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विथ सिंपल मेजोरिटी विद इन 1 मंथ, है ना। और उसके बाद जो है इसको कितने ही टाइम के लिए हम इम्पोज कर सकते हैं, ये भी चीज है। और इम्पैक्ट के तौर पे, और ग्राउंड क्या होता है, जब फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाए, डगमगा जाए इंडिया की वित्तीय प्रशासन की स्थिति। दूसरी बात है इम्पैक्ट के तौर पे, तो इम्पैक्ट के तौर पे आपको ध्यान होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का इम्पैक्ट में था कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि किसी भी पर्सन की सैलरी को रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की, किसी भी क्लास ऑफ सर्विसेज की, इंक्लूडिंग जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दूसरी बात और क्या था इम्पैक्ट में, बोलिए, कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है, उसमें उनके रिकमेंडेशंस, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके रिकमेंडेशन को भी प्रेसिडेंट के पास पावर है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी की उसको अल्टर कर सके, चाहे तो रिड्यूस कर दें या फिर पूरा का पूरा कैंसिल ही कर दें। सच सच इफेक्ट या सच इम्पैक्ट विल टेक प्लेस फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, समझे ना, यही चीज है फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। दे आर सोन सेपरेटली इन द बजट, नहीं, है ना। दे आर चार्ज ऑन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये चीज तो बिल्कुल ही कर सकते हैं ना, समझ गए ना। सेपरेटली ऑन बजट में क्या है, बजट जो है एक्सपेंडिचर जो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर, चार्ज अपॉन, ये सारा चीज रहता है उसमें। उसके बाद दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री सैंक्शन, तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सैंक्शन की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट के सैलरी को लेके, बतलाइए। जो मतलब सच एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर होना है तो दैट विल इन्वॉल्व फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये चीज मान रहे। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो खर्चे होंगे वो दो दो मद में होते हैं, एक एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन, दूसरा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो मेड फ्रॉम का क्या पर्पस है, डिस्कशन एंड वोटिंग विल टेक प्लेस, एंड चार्ज ऑन का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा, वोटिंग विल नॉट टेक प्लेस। तो ये नॉन वोटेबल पार्ट है। और प्रेसिडेंट की सैलरी किसमें, किसका पार्ट है, मेड फ्रॉम या चार्ज अपॉन का, चार्ज ऑन का ना, तो क्या हो जाएगा वो, और चार्ज ऑन में क्या होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, क्योंकि वो बस डिस्कशन होना है। तो दैट्स वाई इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग, है ना। दे कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, रिड्यूस कर सकते हैं। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, तो सेपरेटली बजट में है ऐसा। दे आर चार्ज ऑन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बोलिए, ये तो मोटा मोटा ही ना गलत हो गया, किसी का ये गलत भी हुआ था क्या क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अंकित चुप है आप, कर दिए क्या गलत, ये कर दिए क्यों,
नहीं तो उसमें तो क्लियर ही था ना क्या कि किसी का भी रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए 2 नंबर, समझ गए इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है कि अपने पास जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। और आपको ये पहले ही पता है, इनफैक्ट जो अपना 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज ब्रॉट इटसेल्फ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर है ना ये सारी बातें। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के लाइकवाइज स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड करते हैं और ऑन दैट रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस अमेंडमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने का, बट अगेंस्ट देयर रिकमेंडेशन हम कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इनिशियली। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जो प्लेस दिया गया था आर्टिकल मतलब पार्ट 4A के अंदर में, आर्टिकल 51A है ना, 51A क्लाउज A to J, ये चीज है ना। और जबकि आप जानते हैं आज के डेट में अपने पास 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज 11 जो है जो कि ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। और जो पेरेंट्स हैं उनको ये ड्यूटी दी गई थी कि अपने जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, जो कि स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है। क्लियर है ना। तो ये हो गया अपनी सारी बात। और फंडामेंटल ड्यूटीज का पर्पस ये है कि ये एक सिविक और मोरल ऑब्लिगेशन है इंडियन सिटीजन्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, ध्यान रखिएगा। तो लाइक डीपीएसपी ये भी नॉन जस्टिसेबल है, और अनलाइक फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट जो कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल। समझ गए बात। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी सही है 11। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है, स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को लाए गए थे। बहुत टेक्निकल छोटे छोटे मिस्टेक दिया है ना आपके कंप्लीट सीरियसनेस का। तो वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। दिस इज इनफोर्सेबल एज फंडामेंटल राइट, तो गलत हो गया। इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ सिविक एंड मोरल ऑब्लिगेशंस फ्रॉम नॉन सिटीजन्स टू, क्या ये सही है, अभी डिस्कशन हो गया। इट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने कहां से लिया है इसको, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसलिए आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है ना, डीपीएसपी के प्रोविजंस को लिया है। ठीक है ना। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, तो इसको कर पाएंगे। 1 का सी हो गया, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का देख लीजिए कौन कौन सही है कौन गलत है ना। तो इसमें क्या करना था, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, तो डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगला देखते हैं 3 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री कमिटी। पार्लियामेंट्री कमिटी आपको पता है कि पार्लियामेंट, समझ पा रहे हैं ना। तो पार्लियामेंट कमिटी, एक्चुअली कमिटी या कमीशन का पर्पस जो ये होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पॉसिटी ऑफ टाइम्स है, समय का अभाव है, तो एक्चुअली एक्सपर्टीज भी नहीं है उनके पास। तो दैट्स व्हाई पार्लियामेंट ने क्या किया, अपने काम को ईज करने के लिए, काम को आसान करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटी पार्लियामेंट के अंदर में तो क्या नाम देंगे उनका, पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो 2 टाइप की होती है, एक हो जाएगा टेम्पररी जो कि टाइम नीड्स के हिसाब से, एक हो जाएगा परमानेंट टाइप। तो टेम्पररी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक। एडहॉक का पर्पस क्या हो जाएगा, नीड बेस्ड, जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। और परमानेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडिंग कमेटी। समझ पा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी। तो यही सारी चीजें हैं, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में जो आपने देखा होगा कि स्टैंडिंग कमेटी, जो इंपोर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी जैसे फाइनेंस कमेटी है ना, फाइनेंस कमेटी कितनी है अपने पास, 3। कौन कौन सी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बाद एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये क्वेश्चंस उसी के अराउंड है ना, उसमें देख लीजिए अगला, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग मेंबरशिप के बारे में देखते हैं। अभी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है इसको। तो 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। समझ गए बात। तो क्वेश्चन ये था मैक्सिमम फ्रॉम राज्यसभा, तो ये गलत हो गया ना। मैक्सिमम किससे होता है, कहने का ये मतलब था कि 22 तो आपको पता है, लेकिन अगर आप 15 और 7 भी मिस करेंगे तो भी नहीं बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इसलिए ये चीज हो गया। एस्टिमेट्स कमेटी हैज मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा ओनली, ये तो सही है, लोकसभा से हैं, बट ब्रैकेट में देखिएगा कितने मेंबर हैं, 22। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, ऑल आर फ्रॉम लोकसभा ओनली, ध्यान रखिएगा।
क्लियर है ना। और अगला और एक और कमेटी का क्या नाम था, पब्लिक, समझ पा रहे हैं ना। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में डिफरेंट टाइपोलॉजी होती है। जैसे फाइनेंस कमेटी, कितने फाइनेंस कमेटी हैं, 3। कौन कौन सा नाम हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें कितने मेंबर, 15+7। इसमें कितने, ऑल 30, है ना, फ्रॉम लोकसभा ओनली। और ये क्या हो जाएगा, 15+7, ऐसे ही। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। समझ पा रहे हैं बात। तो ये है, देख लीजिए इसमें क्या क्या है। आगे है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हैज सेम कंपोजिशन एज पब्लिक अकाउंट कमिटी, तो बिल्कुल सही है। अगला है, देयर आर प्रेजेंटली 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी एक्चुअली क्या है कि मिनिस्ट्री जान पा रहे हैं ना, तो मिनिस्ट्री को असिस्ट करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी वाज ब्राउट इन 1989, जो कि जब आया था शुरुआत में 3 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी थी, और 3 के फंक्शंस को, इतना सिग्निफिकेंट फंक्शंस था, इनको बढ़ा करके 13 किया गया, 13 से बढ़ा के 17 किया गया, और अभी अपने पास कितने हैं, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे बजट होता है ना, बजट, तो बजट का जब आप देखेंगे, अभी बजट आने वाला 1 फरवरी को प्रेजेंट होगा, तो आपने देखा होगा कि बजट के समय में पहला स्टेज क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, है ना, पढ़ा है आपने। दूसरा क्या होता है, बोलिए, जनरल डिस्कशन, देन स्क्रूटनी, है ना, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। यही चीज है ना। ये 6 स्टेज के अंदर में बजट का हो जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। 1 जनवरी को प्रेजेंट होने, 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट होगा। उसके बाद बजट के प्रोविजंस के ऊपर में जनरल डिस्कशन हो जाएगा। और तीसरा क्या है, स्क्रूटनी, है ना, कि क्या जो डिमांड किया गया है किस हद तक जस्टिफाइड है या नहीं है। तो स्क्रूटनी किसके द्वारा किया जाता है, बाय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। समझ गए ना। तो कितने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, 24। यही चीज आपसे पूछा था। इसमें देख लीजिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा आंसर, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत, वो देख लीजिएगा, है ना। बाकी स्टेटमेंट इसमें समय वेस्ट नहीं करते हैं, हो जाएगा ना, कि करना पड़ेगा, बतलाइए जल्दी। हाँ, देख लीजिएगा। उसमें पहला क्या हो, क्या क्या है देख लीजिए। पब्लिक अंडरटेकिंग है 22 मेंबर मैक्सिमम, गलत हो गया। एस्टिमेट्स कमेटी भी गलत हो गया ना, 22 मेंबर लिखा है ब्रैकेट में, तो एस्टिमेट्स कमेटी में क्या है, ऑल 30 फ्रॉम लोकसभा। ब्रैकेट वाला चीज गलत है, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4, 2 स्टेटमेंट सही है ना इसके, इनकरेक्ट ढूंढना था। 4 स्टेटमेंट में आपके 2 स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, है ना, 2 ओनली। क्योंकि स्टेटमेंट ढूंढना है, चाहे पहला होता है या चौथा होता है, स्टेटमेंट वाइज 2 ही तो होते हैं ना स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है ना, चौथा भी आपका सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है। आज आगे आ जाइए चौथे नंबर पे, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको पता है कि जो अपनी इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी अभी जैसे हम लोग चल रहे हैं, तो 4th एजुकेशन पॉलिसी अपने यहाँ इंडिया में एक्चुअली 1968 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी को लाया जाता है। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, जो चीजें यहाँ पे नहीं दी गई है उन सबको, डिस्कशन का यही मतलब होता है कि आप जो चीजें हैं उसको करिए। क्वेश्चन देना, गलत करना, ये आपका एकदम प्राइम हक है, लेकिन डिस्कशन के बहाने जो चीज नहीं सीख पाए वो चीज मिसिंग रह जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि उनको लग रहा था क्या कि शायद वो डिस्कशन अटेंड नहीं करते और पॉलिटी जाके पढ़ लेते वापस, तो फिर उनका सिलेक्शन हो जाता। समझ पा रहे हैं ना। तो वो सब चीज बस एक मिथ है। और रियल एक्चुअली क्या वर्क करता है कि आप टेस्ट दीजिए, जैसे भी तैयारी हो टेस्ट दीजिए, और टेस्ट के बाद डिस्कशन जरूर लीजिए उसको, है ना, अटेंड करिए। उसके बहाने बहुत कुछ सीख जाएंगे आप, है ना। हाँ, जो मान लीजिए नहीं पढ़ के आए तो उनके लिए बात बराबर है ना, मतलब सिर्फ काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। फिर तो आप पढ़े ना पढ़े, बस लाइन खींचिए, सर्कल करिए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, बस वही एक ब्लैक लाइन है। आगे देखिए 4th में क्या हो जाएगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा, जो अपना फ्रेमवर्क तैयार किया गया था 5+3+3+4। तो ये पर्पस होता है, जैसे कि मान लीजिए 5 है ना, 5 जो है, 5 जो पहला इंडिकेट कर रहा है वो फाउंडेशन स्टेज को बतलाता है। जैसे 3 जो है ये प्रिपरेटरी स्टेज को बतलाता है। फिर से 3 है, ये अपना मिडिल स्टेज को बतलाता है ना। और जो 4 है, +4, ये अपना सेकेंडरी स्टेज को बतलाता है। तो ये हो गया वो
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये 2020 वाली कितनी है नंबर में? फोर्थ है ना, फोर्थ है ये। और हाँ, ये फोर्थ है सीरीज में, और जो पहली आई हुई थी वो आपको फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज ब्राउट इन 1968 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, है ना। कोठारी कमीशन, ये ध्यान में रखिएगा, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे पहला, मतलब अपने इंडिया की पहली एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया जाता है ना। और सेकंड लाया जाता है 1986 में, थर्ड लाया जाता है 1992 में, और फोर्थ का टाइम क्या था? 2020। जो फोर्थ लाया गया है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया है? कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। आगे देख लीजिए फिफ्थ नंबर, फिफ्थ भी गलत है किसी का या सबका ही गलत हो गया? फिफ्थ पे आइए जल्दी से, कंसिडर द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी। 5 का देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला है 10th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो 10th शेड्यूल किससे आया था? 10th शेड्यूल विच रिलेट्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ पा रहे हैं ना? पहले अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, एट दैट टाइम वी हैड ओनली 8th शेड्यूल। 9th शेड्यूल आया पहली बार बाय अमेंडिंग फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। और 9th का क्या पर्पस था वो भी आप समझ रहे होंगे। और 10th जो है बाद में जाके आता है किस अमेंडमेंट से? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 टू इनकलकेट द एस्पेक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन, है ना, टू इनकलकेट द एस्पेक्ट ऑफ डिफेक्शन, है ना। जो कि आपने देखा होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में 1967 हैज रेफरेंस ऑफ बेंचमार्क ईयर इन टर्म्स कि इससे पहले डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी कल्चर इन द कंट्री था, और बाद में क्या हो जाता है? इमर्जेंस ऑफ मल्टी पार्टी कल्चर इन द कंट्री। So defection in this way became a normal process। पार्टियों से निकल के दूसरे पार्टी में मिल जाना, और इसी को चूंकि ये डेमोक्रेटिक डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है, और इसी को इनकलकेट करने के लिए जो लॉ मेकर्स ने क्या किया? 52nd अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और इसके बाद क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि प्रोविजंस डाल दिए जाते हैं 10th शेड्यूल के अंदर में, जिसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है मेंबर्स का, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा 10th शेड्यूल जो लाया गया था इज एप्लीकेबल एट बोथ द लेवल यूनियन और स्टेट। समझ पा रहे हैं ना? 10th का आप जो है ग्रास रूट लेवल यानी लोकल सेल्फ लेवल पे मत कर दीजिएगा, क्लियर है ना। तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी एप्लीकेबल और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो देख लीजिए इसमें क्या है क्वेश्चन। 10th शेड्यूल का गलत हो गया ना, 61st नहीं था वो आपका, 61st है तो वोटिंग एज रिड्यूस किया गया था ना 21 से 18 इयर्स। अगला देख लीजिए, प्रेसिडेंट इज डिसाइडिंग ऑथोरिटी ओवर क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन। तो आपको ध्यान होगा कि डिफेक्शन के मैटर पे डिस्क्वालिफिकेशन अगर होना है तो दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, है ना। जिस भी हाउस का वो मेंबर रहा हो। अरुणाचल का केस स्टडी जब पढ़ रहे थे तो भी डिफेक्शन की बात ही बहुत बार आया है, डिफेक्शन का चीज। यूपीएससी वगैरह भी देंगे तो इससे आसान ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज समझ लीजिएगा कि क्या है। 6 months has been prescribed to hear the cases of anti defection। कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। और रिसेंटली जो है लोकसभा स्पीकर है ना ओम बिरला साहब के उस पे ओम बिरला साहब ने कमेंट्स किया था कि एक ये एंटी डिफेक्शन पे एक कमेटी बनाई जाएगी कंट्री के अंदर में। महाराष्ट्र जो स्टेट असेंबली है ना उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी राहुल नार्वेकर के उसमें, है ना। तो अनुराग ठाकुर नहीं होंगे इसका आंसर में, राहुल नॉर्वेकर के बारे में बात की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। करेक्ट ढूंढना है ना, तो करेक्ट में क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा, समझ गए ना, कोई भी सही नहीं है इसमें। आइए 6th नंबर पे, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर में बदलाया गया? आर्टिकल 74 दैट डील्स विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये चीज है, ये अपना रिलेशन है, सबके बीच का रिलेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम के बीच क्या रिलेशन है? पीएम प्रेसिडेंट के बीच क्या रिलेशन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच क्या रिलेशन है? ये सबको बतलाने के लिए क्या है, तो इसी मिनिस्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और मिनिस्टर के रिगार्डिंग जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ऑल्दो वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिस्ट्रीज, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है। बट जो इन टर्म्स ऑफ रैंक पोजीशन पावर हम लोगों ने ईज ऑफ गवर्नेंस को लेके, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हम लोगों ने क्या किया? 3 टाइप से किया। कैबिनेट मिनिस्टर्स यही है ना, और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के बाद क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ
स्टेट, इसको भी हमने दो पार्ट में किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, और दूसरा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। यही चीज है, यही जानते हैं आप, अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसमें मोस्ट प्रेस्टिजियस वगैरह कौन हो जाएंगे, एक, दो, और तीसरा क्या हो जाएगा, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ध्यान रखिएगा कि ये अपना क्या है वो, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अब देख लीजिए सारा चीज, इज मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी मिनिस्टर, तो मिनिस्टर इन समय से कोई भी लेवल पे हो सकते हैं ना। तो मिनिस्टर अगर बोलेंगे तो आपको ये एज्यूम नहीं करेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर के ही बारे में बात कर रहे हैं, है ना, या फिर इसी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी मिनिस्टर हो सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा, ही लुक्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कैबिनेट। तीसरा, ही इज नॉमिनी ऑफ स्टेट गवर्नर, स्टेट लेवल के बारे में बोल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे ये है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट लेवल पे ही बोला गया है। अगला है, ही इज ए नॉमिनी ऑफ स्टेट कैबिनेट। तो बताइए आंसर क्या है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ना, रैंकिंग में कौन से नंबर पे हैं ये, क्या ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। क्या दिक्कत होगी, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप जो है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है? है नहीं, है ना। दूसरी बात, जब हम लोग कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज, सैलरी वगैरह में सबसे टॉप पोजीशन पे किसको देते हैं आप, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे पे किसको देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री बोले तो ये नहीं पर्पस है कि वो राज्य का मंत्री हो जाता है। राज्य मंत्री किसके बारे में बात हो रही है, ये यूनियन लेवल के मिनिस्टर के। आर्टिकल 74 किसके बारे में बात करता है, यूनियन लेवल के बारे में बात कर रहा है ना। तो राज्य मंत्री क्या कैबिनेट मंत्री होते हैं वो, नहीं ना। राज्य मंत्री का फर्दर दो पार्ट, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र होकर काम करते। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट तो है बट वो किसको असिस्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसके आंसर में, किसका सही था ये। आपने भी किया, किसी का सही नहीं हुआ ये, क्यों, इसमें क्या दिक्कत हो गई, पढ़ा ही नहीं है आपको, पढ़ा है कि नहीं ये चीज बतलाइए। पढ़े हैं, पहले तो ये बतलाइए, पढ़े हैं नहीं पढ़े, बोलिए। पढ़े हैं कि नहीं, ये भी नहीं पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या ये चीज नहीं बतलाया गया था। आपको ये नहीं पता है कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलेंगे तो क्या राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर्स बोलेंगे तो क्या स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यूनियन लेवल पे ही बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नहीं है सही, ए सही नहीं है। ए इज मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, बोलिए सही है ना। दूसरा देखिए, मतलब ये सही है लेकिन आपको दूसरा तीसरा चौथा ही बतला देते हैं क्यों गलत है। ही लुक्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कैबिनेट, क्या कोई मतलब है स्टेट कैबिनेट का यहाँ पे, कोई भी मतलब नहीं ना। तीसरा देखिए, ही इज नॉमिनी ऑफ स्टेट गवर्नर, है कोई मतलब। चौथा, ही इज नॉमिनी ऑफ स्टेट कैबिनेट, कोई मतलब है स्टेट लेवल का, अलग लेवल। जैसे आर्टिकल 163 पे जाइए, आर्टिकल 163 सेम चीज है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेम। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री का करिएगा क्लासिफिकेशन तो वहां पे कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर हो जाएंगे। अगर तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। समझ गए बात। वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट उस राज्य का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है क्या कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे देखे तो वो राज्य के लिए आप फिट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, अभी भी आया। 7 पे आइए। रिसेंटली high level committee has submitted its report on One India One Election. Consider the following statement relating to this committee. It was 8-member high level committee. सही है ना, 8 member थे, which was presided by former President Ramnath Kovind साहब, है ना। अगला है, former President Ramnath Kovind has been appointed as chairman of the committee. तो वही सेम चीज। The election to the House of People and Legislative Assembly of States were mostly held simultaneous from 1951
52 to 1967, after which this cycle got broken. सही है ये तीसरा वाला। आपको पता है कि अभी जस्ट डिस्कशन हुआ था, 1967 को बेंचमार्क ईयर के तौर पे रेफर किया जाता है इन दिस सेंस कि 1967 से पहले क्या था अपने पास, डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी कल्चर, और उसके बाद 1967 के बाद क्या देखते हैं आप, इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी कल्चर इन द कंट्री प्रिवेल्ड, और इसी के बाद हम लोग देखते हैं दैट्स वाई चाहे अपोजिशन पार्टी के बारे में जिक्र हो या फिर मल्टी रीजनल पार्टी का अभ्युदय हो, रीजनल पार्टी का इमरजेंस हो, तो इन सब का रिकॉग्निशन कब होगा, यही 1967 के बाद। और इसीलिए यानी कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, तो बेसिकली डिफरेंस इज दैट कि हमारे पास जो इंडिया का कंपोजिशन है, इंडिया का जो फेडरल सेटअप है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी फाइंड कि हमारे पास सेंट्रल मतलब इंडिया सेंटर और स्टेट है, और स्टेट भी क्या है कि 28 स्टेट्स हैं, एंड 28 स्टेट्स के अलावे 8 यूटीज हैं, वेयर इन 3 यूटीज हैव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज है ना, वहां पे इसका कहने का क्या मतलब है, इलेक्टेड हेड होंगे। इलेक्टेड हेड का मतलब क्या होगा कि दैट द डेजिग्नेशन इज ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी, बट वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जो कि चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। क्लियर है ना। बट जैसे यहाँ पे गवर्नर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूटी का बेसिकली पर्पस क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी कल्चर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इन सारे के बेसिस पे कोई भी प्लेस को, कोई भी रीजन को हम लोग यूटी में डेजिग्नेट करते हैं, और उसका पर्पस ये हो जाता है कि वो टेरिटरी या वो रीजन विल बी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने अपने बिहाफ पे वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को करके रखा है। बट इन आउट ऑफ दिस 8 यूटी 3 यूटी में क्या है आपके पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे इलेक्टेड हेड होंगे, बट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेट्स से दिल्ली में क्या है, अरविंद केजरीवाल जी की, मतलब अभी तो हालांकि सीएम नहीं है वो, बट चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर हैं वहां पे दिल्ली के अंदर में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर समझ पा रहे हैं ना किस पर्पज से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज है। तो पार्टी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बात होती है। जैसे मान लीजिए स्टेट के अंदर में झारखंड के क्या एग्जांपल ले लेते हैं, सेंटर का, सेंटर इज बीइंग रूल्ड बाय या बीइंग गवर्न्ड बाय भारतीय जनता पार्टी, या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की गवर्नमेंट है सेंटर में। क्या भारत स्टेट लेवल पे, लेट्स से झारखंड स्टेट में क्या उसी पार्टी की गवर्नमेंट है या फिर अलग पार्टी की गवर्नमेंट है। और हर पार्टी का क्या है, अपने यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेज है उसके अंदर में क्या है, हर पार्टी के पास एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी का अपना अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। सो दैट्स वाई क्या है कि अंडर दिस सिनेरियो वी हैव हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, है ना, जहां पे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, सेंटर में बात कर ले या फिर स्टेट के अंदर में बात कर ले। तो दैट्स वाई क्या होता है ना, क्या कि इन टर्म्स की हाँ एस्पिरेशंस होते हैं उनके कि हम भी गवर्नमेंट बनाए। तो इसलिए क्या होगा, पार्टी का मर्ज, पार्टी से ब्रेक होना, दूसरे पार्टी में मर्ज करना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास जहां पे कि इस टाइप के प्रैक्टिसेस किए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 का ऑल हो जाएगा, सी नंबर। ओके, अगले पे आ जाइए 8th नंबर, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस। तो आपको पता है कि ऑर्डिनेंस एज एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ, क्योंकि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, और प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एंजॉय करते हैं अंडर द नॉर्म्स ऑफ आर्टिकल 1, 2, 3, है ना, 123 के अंदर में प्रेसिडेंट करते हैं। और ये प्रेसिडेंट का टेम्पोररी लॉ मेकिंग पावर है, टेम्पोररी इसलिए क्योंकि क्या है, क्या कि सिर्फ और सिर्फ ये पावर एक्सरसाइज करते हैं जब पार्लियामेंट अपना सेशन में नहीं होता है। इन केस ये पार्लियामेंट में रेसेस है ना, पार्लियामेंट रेस्ट में है, पार्लियामेंट है ही नहीं, पार्लियामेंट उस वक्त सेशन नहीं समॉन की गई है, तो उस वक्त लॉ मेकिंग पावर, जो कि नॉर्मली किसका फंक्शन है, पार्लियामेंट का फंक्शन है, एंड दिस फंक्शन इज बीइंग एज्यूम्ड बाय प्रेसिडेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल 1, 2, 3, और गवर्नर का कौन सा आर्टिकल 2, 1, 3। तो ऑर्डिनेंस का क्या है, वंस प्रोक्लेम, तो ऑर्डिनेंस वंस प्रोमulgated, तो क्या ऑर्डिनेंस परमानेंट हो जाएगा या इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने टाइम में, विदिन 6 वीक ऑफ रीअसेंबल ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। समझ गए ना, विदिन 6 वीक ऑफ रीअसेंबल ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब हाउस का मतलब हाउस को बुलाया जाएगा ना, उसके 6 वीक के अंदर में उसको रीअसेंबल होना है, हो जाना है अप्रूव, अदरवाइज ऑर्डिनेंस सीज कर जाएगा ना। कब सीज करेगा वो, 6 months आफ्टर एक्सपायरेशन या सीज ऑफ 6 months, कब, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, यही चीज है ना।
तो क्या, अच्छा एक चीज बतलाइए, ऑर्डिनेंस का क्या री ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, अलाउड है? पुनर्अध्यादेश जारी करना कर सकते हैं राष्ट्रपति या गवर्नर? नहीं, ऑर्डिनेंस के लिए अप्रूवल क्यों? मान लीजिए ऑर्डिनेंस जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी तो कर ही सकते हैं, क्या री ऑर्डिनेंस कर सकते हैं? सेम मुद्दे पे बोलिए, नोट्स देखिएगा। वाधवा केस में इसी को तो जस्टिफाई किया गया था, नहीं किया गया था कि री ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज टू सर्व पॉलिटिकल एंड्स। एक राजनीतिक मतलब को साधने के लिए नहीं यूज होना चाहिए, बट कंट्री के हित में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हित में होना चाहिए, एज एनालाइज्ड इन वाधवा केस। समझ पा रहे ना? तो ऑर्डिनेंस है, री ऑर्डिनेंस है, मतलब री ऑर्डिनेंस करने का क्या मतलब? रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, पुनर्अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है किस किस मैटर पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं बताइए? जो यूनियन प्रेसिडेंट का, मान लीजिए पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग पावर अथॉरिटी किस पे होता है? पार्लियामेंट किस पे लॉ बना सकता है? ये क्या बात हो गई? पार्लियामेंट किस पे लॉज बनाएगा? यूनियन लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे, यही तो चीज पूछ रहे हैं ना। तो मतलब नॉर्मल सिचुएशन में तो क्या है? सब्जेक्ट कंटेन इन लिस्ट 3 ओनली, गलत हो गया ना, ओनली लिखा है, लिस्ट 3 रहता तो फिर सही होता। यूपीएससी की बारीकियों को समझिएगा, ओनली लिखा है दैट्स वाई गलत है, लिस्ट 3 रहता तो फिर सही रहता। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांस में क्या जारी नहीं करता है, गलत हो गया ना। ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स इवन व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, क्या पार्लियामेंट सेशन में रहेगा तब भी ऑर्डिनेंस नहीं ना। अगला है ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, यही चीज है ना। चलिए आगे नंबर, तो यानी कि डी हो गया। 9th पे आइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स इलेक्शन 4। तो आपको पता है कि आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स पावर्स एंड फंक्शंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज फोस्टरिंग एजेंसी फॉर द कंट्री रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, है ना, इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल वी हैव अंडर पार्ट 15 ऑल दीज प्रोविजंस आर इंक्लूडेड, पार्ट 15 के अंदर में है। और स्पेसिफिकली आर्टिकल 324 दैट deals with power of election commission of India regarding superintendence, guidance and control, है ना, and preparation of electoral rolls for the and conduct of election for the president, vice president, member of parliament and a member of state legislature। ये सबके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। समझ गए? तो आंसर इज ए। 10 पे आइए, हु कैन When can Parliament make laws on state list subject? तो आपको पढ़ा है आपने क्या कि सेंटर स्टेट रिलेशन के समय में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उस वक्त पार्लियामेंट एज्यूम्स रोल टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट अंडर 5 सर्कमस्टांसेस, जिसमें कि आपने देखा था आर्टिकल 249, 250, 252, 253 एंड 356 या 365। समझ गए ना बात? तो ये सारी चीजें हैं। तो उसमें देख लीजिए क्या है, व्हेन स्टेट मेक्स रिक्वेस्ट, कौन सा आर्टिकल? 253। अगला देखिए, टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कौन सा आर्टिकल? गलत नहीं हुआ, उल्टा नहीं बोल दिए। स्टेट जब ज्वाइंट रिक्वेस्ट करते हैं ना पार्लियामेंट से, तो ये मेंशन है आर्टिकल 252। और जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफेक्ट में लेने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के आइटम पे लॉस बना सकता है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 253। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन बना सकता है ना। तो यानी कि आर्टिकल 250 के अंदर में दिया गया है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी आज हम लोग नहीं करते हैं, वैसे हल्का है। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया के फिजियोग्राफिक यूनिट को लेकर के क्वेश्चन है। इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कौन सा यूनिट? नहीं, ओल्डेस्ट है वो, पठार ओल्डेस्ट है, बट मैक्सिमम एक्सपेंशन किसका? प्लेन का है ना, 43% एज पर एनसीईआरटी। प्लेन है 43%, माउंटेन है अपने इंडिया में 30% और प्लेट्यूज है 27%। ध्यान रखिएगा, जो सारे कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन और सबसे पुराना कंस्ट्रक्शन कौन सा है? प्लेट्यूज। क्यों पुराना है ये? कौन से टाइम पे बना था? अजोइक कंस्ट्रक्ट बोलते हैं ना, प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था ये, दैट्स व्हाई। आगे आइए 12th नंबर पे, वो भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है।
हल्का है, देख सकते हैं इंडिया के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया फिजियोग्राफिक लोकेशन। तो फिजियोग्राफिक लोकेशन में क्या बोला जाए, 82 डिग्री 70 रेडियन ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, है ना। आगे है बांग्लादेश शेयर्स द 82.5 है, एक्चुअली 82.5 डिग्री ईस्ट, यही है ना। आगे आइए, बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया। बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे ज्यादा है, अप्रोक्स 4000 किलोमीटर। आगे देख लीजिए, देयर इज टाइम वेरिएशन ऑफ अप्रोक्स 2 आवर्स बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। आप देखेंगे मतलब जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यही हो जाएगा ना। और लैटिट्यूड, एक क्वेश्चन भी दिया था आपको बेंच में करने के लिए जब हम लोग ज्योग्राफी ये कर रहे थे थोड़े टाइम पहले ही, कि हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखना था। तो यहाँ अभी हम लोग ये देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है कितनी है, 68 डिग्री 4 रेडियन से लेकर के कितना है 92 डिग्री 7 रेडियन, यही है ना। तो ये क्या है कि आप लगभग देख पा रहे हैं कितना है, ये 97 है, 97.25, यही चीज है ना। तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, एंड 1 डिग्री का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना मिनट, 4 मिनट। तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना मिनट, 2 घंटे का डिफरेंस 120 मिनट्स, यही चीज है ना। तो यही है अप्रोक्स 2 आवर्स। अगला है चौथे पे देखिए, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। आगे है द दक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। तो वही चीज है, पेनिनसुला जो है इसी की वजह से बोलते हैं। और नीचे कौन सा है वो वाटर मास, कौन सा है, इंडियन ओशन ही है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, अगर हाँ टिपिकली देखिएगा तो 82 डिग्री 5 रेडियन है, वो 70 रेडियन नहीं है। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो फिर कोई भी सही नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, अदरवाइज एक इसमें से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कहां से गुजरी है आईएसटी अपनी, प्रयागराज से गुजरी है। कौन कौन स्टेट से होके गुजरी है बतला सकते हैं। बोलिए, कितने स्टेट से होके गुजरी है, 5 स्टेट से। यूपी, एमपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा भी है। छत्तीसगढ़ ही है ना, उड़ीसा नहीं है। और आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट देख लीजिएगा, है ना, 5 स्टेट से गुजरती है। आगे देखिएगा 13th नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना happens when the sun shines vertically over the tropic of Capricorn in southern hemisphere। आपको पता है कि इंसुलेशन समझते हैं ना, जो हीट रेडिएशन रिसीविंग है ना, जो सन से रेज आ रही, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज सिंपली टर्म्ड एज इंसोलेशन। तो इंसोलेशन के टर्म्स में क्या जान रहे हैं आप, जो सन का एपरेंट मूवमेंट है दैट इज कॉन्फाइंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन का एक एपरेंट मूवमेंट को बतलाया गया है। और इसी के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये अपना ग्लोब है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन का एपरेंट मूवमेंट है। एपरेंट मूवमेंट मतलब ऑसिलेट कर रहा है यहां से वहां तक। जब इस यहां पे आएगा तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे हॉटेस्ट डे इसी दिन को होना है। और ये दिन कौन सा रिकॉग्नाइज किया गया, 21 जून को, है ना। और इस दिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, समर सोल्स्टिस। क्या बोल रहे हैं, समर सोल्स्टिस। और सन जब वापस साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इस दिन को, ये कौन सा दिन है जब सब सन ओवरहेड रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी सदर्न हेमिस्फीयर पे, 22 दिसंबर। समझ पा रहे हैं। अब जिस दिन को सन यहाँ पे ओवरहेड रहेगा तो वहां पे लंबे टाइम के लिए जो सन रेडिएशन है वो आता रहेगा, आएगा ना। और लंबे टाइम के लिए सन रेडिएशन उस दिन को आएगा तो क्या होगा, सबसे लंबा दिन वहीं पे होगा। और लाइकवाइज 22 दिसंबर को यहाँ पे सबसे लंबा दिन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये हो गया विंटर सोल्स्टिस। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, समर सोल्स्टिस 21 जून को। और 22 दिसंबर को यहाँ पे सबसे लंबा दिन, और वहां यहाँ इस हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन। समझ पा रहे हैं ना, लाइकवाइज ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। सन जो है वो
नॉर्थवर्ड यहाँ से साउथ की तरफ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, यानी कि अब इंडिया की तरफ आना शुरू करता है। और आपको पता है कि लैंड और वाटर का भी रिलेशन, जो टेम्परेचर एनोमली है, टेम्परेचर के साथ जो पर्टिकुलर जो अपने पास दो लैंड मास है, ओशनिक मतलब वाटर मास, वाटर है, और जो लैंड मास है कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी है, यानी कि गर्म भी उतना ही और ठंड भी उतने ही। और वहीं पे वाटर मास क्या है, वाटर मास की क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, मॉडरेट नेचर का होता है, ओइंग टू इट्स मोबाइल एंड ट्रांसलूसेंट कैरेक्टर, है ना, वो मूव करता रहता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अब सारी चीजों को सम अप करते हुए पढ़िए इसको। हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर, सही है गलत है? हाई प्रेशर देखिए, हाई प्रेशर मतलब which one of the following phenomena happens when the sun shines vertically over the tropic of Capricorn? यहाँ पे है ना सन, तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बोलिए, लो प्रेशर सिस्टम ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। सन यहाँ पे रहेगा तो हाई टेम्परेचर रहेगा ही नहीं, टेम्परेचर लो है तभी तो प्रेशर हाई हो जा रहा है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है मतलब विंटर के समय में, दैट्स वाई। अगला देखिए, नो चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अकर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगला है लू ब्लोज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये सब फेनोमेना, लू वगैरह आपका क्या है, समर का है, तो दैट्स वाई इसमें नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया गया, तो आंसर इज ए। 14th का देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पूछा है कि ब्रह्मपुत्र इनमें से कौन कौन से स्टेट से होके बहती है। असम है, त्रिपुरा है ना, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, सिक्किम है, मेघालय। यहाँ पे मतलब ये सारे ऑप्शंस में कहाँ कहाँ से बहती है, असम से है, त्रिपुरा से नहीं बहती है, नागालैंड से बहती है। ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर कवर्स, मतलब रिवर ड्रेनेज बेसिन भी देखना पड़ेगा ना, सारा चीज रिवर वगैरह जो उसके ट्रिब्यूटरी रिवर जो सब जाते हैं, मिलते हैं असम ब्रह्मपुत्र रिवर से। सिक्किम क्लियर कट है, मेघालय भी है आपका, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा से नहीं बहती है रिवर ब्रह्मपुत्र। आंसर इज 1 3 4 5 सी नंबर। 15 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्राइमरली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। आपको पता है रिफ्ट वैली का कैसे फॉर्मेशन होता है? जैसे देखिएगा, आपने देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको कहां पे होगा, ये कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, फोल्ड बॉन्ड। यानी ये कौन सा स्ट्रेस के बारे में बोलेंगे तो कौन सा स्ट्रेस है, ये कंप्रेशनल स्ट्रेस है ना। और वहीं पे अगर हम लोग इस टाइप से करें प्लेट्स, यानी कि जब एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंशनल स्ट्रेस, है ना, तन्यात्मक जो स्ट्रेस है वो होगा, और इसकी वजह से क्या बनेगा, फॉल्ट, है ना। अब इसको हम लोग ब्लॉक वाइज समझ लेते हैं, ऐसा हो गया। देखिए ये प्लेट है, ये प्लेट है, जब प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टिंग इनटू के बीच का जो पार्ट है दैट विल बी सबडक्टेड, नीचे की ओर धसेगा, और धसेगा तो यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग पार्ट। और ये जो रेज्ड पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स टोपोग्राफी, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेबन टोपोग्राफी। समझ गए ना। तो ग्रेबन टोपोग्राफी विच इज सबडक्टेड पार्ट, धसे हुए पार्ट है ये, इसी में कभी हो सकता है लेक्स बन जाए, रिवर्स बन जाए, और यही रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और अपने यहाँ इंडिया में एग्जाम्पल भी क्या है आपका, नर्मदा रिफ्ट वैली, तापी रिफ्ट वैली। नर्मदा जो कि ये कौन सा माउंटेन हो गया, रेज्ड पार्ट कौन सा है, और ये कौन सा है नर्मदा के केस में, नर्मदा फ्लोज बिटवीन विंध्यन एंड सतपुरा। फिर से वापस नटशेल में बतला रहा हूं, नर्मदा exhibits an example of rift valley formation, है ना, that flows between विंध्यन एंड, मतलब ये विंध्यन एंड सतपुरा रेंज, समझ पा रहे हैं, विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। और इसी के बीच में अगर इसको भी कर लेंगे कंटिन्यू तो ये कौन सा रेंज हो जाता है, अजंता रेंज। समझ गए ना। ये कौन सी रिवर हो गई, तापी रिवर या ताप्ती रिवर। क्लियर है। तो विंध्यन और सतपुरा के बीच से कौन सा रिफ्ट वैली, तापी रिफ्ट वैली। क्लियर। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्राइमरली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लिफ्ट वैली। पहला है ग्लेशियल इरोजन, दूसरा है फोल्डिंग ऑफ
क्रिस्टल प्लेट्स, तो फोल्डिंग वगैरह तो नहीं है, ग्लेशियल का तो कोई मतलब ही नहीं। अगला है फॉल्टिंग ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, चौथा हो जाएगा डिपोजिशन बाय रिवर्स। क्या हो जाएगा आंसर इज फॉल्टिंग ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो पढ़े हैं ना कॉन्सेप्ट वाइज अपने पे अड़िग रही है ना, इसमें कोई वो गलत सही नहीं है, जो पढ़े हैं वो सही है, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा आसानी से, है ना। यानी कि कॉन्सेप्ट सही बिल्ड नहीं है फिर अगर सोच विचार कर रहे हैं तो। 16 पे आइए, इंसेलबर्ग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच स्टेजेस ऑफ इरोजनल साइकिल, बोलिए। यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। एक्चुअली इंसेलबर्ग को हम लोग बोलते हैं ना कि माउंटेन ऑन प्लेन्स, है ना, ये जर्मन टर्म है, जर्मन टर्म है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि एक्शन एजेंट के तौर पे, है ना, एक्शन एजेंट के तौर पे विंड के पास बहुत मतलब पोटेंशियल है कि वो लैंड फॉर्म्स को न्यू लैंड फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दे। जैसे माउंटेन है तो उसको मशरूम रॉक, है ना, या पेडेस्ट्रल में बना दें, यार्डंग में बना दें, जुएगन में बना दें, है ना, बुट मैशर्स, बट मैशर्स वगैरह में बना दें। तो ये और जो भी एक्शन एजेंट्स हैं दे आर एसोसिएटेड विथ इरोजनल एंड एज वेल एज डिपोजिशनल फीचर्स। समझ पा रहे हैं? तो इंसेलबर्ग जो है वो आपका इरोजनल फीचर्स है, और वही पूछ रहा है कि इरोजनल में फीचर्स में कौन सा इरोजनल फीचर्स है, यूथ स्टेज का है, मैच्योर स्टेज का है, ओल्ड स्टेज का है। तो ये एकदम बिल्कुल जो लास्ट में बचता है ना उस टाइप का लगेगा कि हाँ कभी यहाँ पे कुछ रहा हुआ होगा, या फिर अचानक से कहा यहाँ माउंटेन कहाँ से आ गया। तो ये ओल्ड स्टेज में है आपका। 16 नंबर। 17 पे है, द टर्म यार्डंग रेफर्स टू। तो यार्डंग भी आपका क्या है कि विंड के द्वारा जो है ना हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, है ना, ज्वेगन बोलते हैं और यार्डंग बोलते हैं। तो ज्वेगन है कि हॉरिजॉन्टल कट करे विंड, है ना, और जब वर्टिकल कट करने लगे जैसे कि मान लीजिए इस टाइप से, है ना, जैसे एक इधर रह गया रॉक, बीच में नहीं है, फिर से रॉक है, मतलब इस टाइप से ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल हो गया ना, इसी फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यार्डंग। तो देख लीजिए इसमें क्या है, ये इजी है, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे कि वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए विंड इरोडेड रिज। रिज का मतलब माउंटेन टाइप होता है ना, वही चीज। अगला है 18 नंबर पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस। इसको छोड़ते हैं ज्योग्राफी वाले को, पहले हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं, सॉरी पॉलिटी पे आते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जुडिशियल एंड इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इट कैन इम्पीच प्रेसिडेंट, सही है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 61, है ना, इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, जानते होंगे। अगला है द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्शंस, सही है या गलत है। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्शंस। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जुडिशियल एंड इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अगला है इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है इट कैन पनिश इट मेंबर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट। पार्लियामेंट ने लॉ भी बना लिया ना, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1971। इसमें से बतलाइए क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। जुडिशियल एंड इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस, बोलिए। देखिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया ना, आरपीए नहीं बनाया, किसका लॉ है, आरपीए किसका बनाया गया है, पार्लियामेंट का ही ना बना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके अलावा दिल्ली के जो इलेक्शंस है या प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, दिल्ली इलेक्शन एक्ट 1963, ये सारे एक्ट्स क्या है, इलेक्शन को ही रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है ना। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। अगला है इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ऑफ कोर्स, अंडर आर्टिकल 368 सच पावर्स आर गिवन टू द पार्लियामेंट। अगला है इट कैन पनिश इट्स मेंबर फॉर ब्रीच ऑफ, ऑब्वियस है ये भी सही है, पार्लियामेंट ने लॉ बना लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो आंसर इज डी। अगला है यानी 21 का डी। 22 पे आइए, व्हाट आर द करेक्ट टेरिटोरियल लिमिट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स वेस्टेड इन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि सेंटर के पास क्या लॉ मेकिंग पावर अथॉरिटी है और स्टेट के पास क्या है। पहला आते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, सही है ना ये। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट, सही है या गलत है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन किसके पास है, पार्लियामेंट के ही पास है ना। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के ही पास है, पार्लियामेंट अलोन हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पावर इन केस ऑफ ओवरलैप इन कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट प्रिवेल्स, सही है।
कंकरेंट लिस्ट प्रिवेल करता है, इसमें गलत लिख दिया है मतलब यूनियन का, स्टेट का प्रिवेल करेगा। एक्चुअली किसका, कौन सा प्रिवेल करता है, यूनियन का पावर प्रिवेल करता है, ध्यान में रखिएगा। अगला है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन आस्क स्टेट टू रिजर्व देयर फाइनेंस बिल इंक्लूडिंग मनी बिल फॉर हिज कंसिडरेशन। सही है ना, ये आर्टिकल 360 का इम्पैक्ट है ये, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय में जो चीजें हैं वो मतलब उस वक्त प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्शन दे सकते हैं टू रिजर्व मनी बिल और अदर फाइनेंस बिल। तो करेक्ट में क्या हो जाएगा इसका, 1 और 4 नहीं है, ऑप्शंस नहीं हो पाया। ऑप्शंस में जो है कनकरेंट लिस्ट की वजह से, ऐसे एक्चुअली 3 भी होना था, कनकरेंट लिस्ट गलत लिखा गया, यूनियन है ना, यूनियन लिस्ट प्रिवेल्स ऐसा करके करना था। ऐसे देखिएगा क्वेश्चन गलत नहीं है एक तरह से। कनकरेंट में क्या है, स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं ना, ये चीज यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है लॉ बनाने को लेके। बट कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि यूनियन भी तो एक्सरसाइज करता है पावर, समझ पा रहे हैं। अगले पे आइए 23 नंबर पे, आंसर इसका क्या हो जाएगा 134। अगला है द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट का पर्पस ये है टू एस्टेब्लिश एंड प्रोमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ ए पर्सन। वहीं पे डीपीएसपी का क्या पर्पस हो जाएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक। देखिए इंडिविजुअल्स को अपनी कंट्री के अंदर में या किसी भी कंट्री के अंदर में 3 डेमोक्रेटिक राइट्स मिले हैं, सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स, इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स। हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स का पर्पस ये है, जैसे मान लीजिए आप दोनों हैं, तो क्या हमारा फंडामेंटल राइट दोनों के लिए अलग अलग वर्क करता है, नहीं ना, दोनों के पास समान पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स है। इसकी वजह से क्या होगा, स्टेट कैनॉट बी टायरनी, अत्याचारी नहीं हो सकता, स्टेट कैनॉट बी ऑटोक्रेटिक इन नेचर, मनमानी नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों के पास समान पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, है ना। तो यानी कि किसी भी पर्सन के पास अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं तो उसका पर्पस ये हो जाएगा कि स्टेट इनक्रॉच नहीं कर सकता है उसको, स्टेट टायरनिश नेचर शो नहीं कर सकता है ना। मोर ओवर इस राइट के होने की वजह से किसी भी पर्सन के पास सेम पावर है रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल फैसिलिटेशन, ये सारे पावर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का सेम पावर, क्लियर। और वहीं पे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स का पर्पस ये हो जाएगा कि सोशल जस्टिस के नॉर्म्स को अचीव करना, इकोनॉमिक जस्टिस के नॉर्म्स को अचीव करना, क्लियर। तो ये डीपीएसपी के पर्पस से मिलता है, डीपीएसपी दिया गया इसीलिए, जो कि वे ऑफ गवर्नेंस है कंट्री के लिए, दैट्स व्हाई। तो क्या हो जाएगा इसका डी आंसर, 23 का डी। 24 देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो फंडामेंटल क्या है गवर्नेंस के लिए, डीपीएसपी का पर्पस, क्योंकि डीपीएसपी ही हमारा क्या है, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन देता है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा। और डीपीएसपी के वजह से, डीपीएसपी एक ऐसा प्रोविजन है जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। आज मान लीजिए एसडीजी के नॉर्म्स को अचीव करना है, तो गवर्नमेंट नहीं बोला गया डीपीएसपी के प्रोविजंस में, नहीं कि बोला गया है कि हाँ मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना, सारी चीजें तो हैं। बच्चों के लिए मान लीजिए कुछ है प्रोविजंस, तो नहीं दिया गया, एजुकेशन के लिए प्रोविजंस नहीं दिया गया, सब कुछ तो है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इज ए वे ऑफ गवर्नेंस। कौन सा हो जाएगा डीपीएसपी, 24 का सी। 25 देखिए, द प्रोविजन इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। ध्यान में है ये क्वेश्चंस। देखिए एक्चुअली क्या है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल समझ पा रहे हैं ना, अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि अभी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब हुआ है, अभी लास्ट जो हुआ कब हुआ, मतलब अभी तो कुछ कुछ स्टेट नहीं करवाया, जैसे बिहार ने करवाया 2000, बिहार ने करवाया, ठीक है ना, SAC से बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इससे पहले 1931 में हुआ था, है ना। तो 1931 में जब हुआ था तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मतलब एक टर्म रेफर किया गया था, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। समझ गया ना बात को, तो ये चीज है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहीं ना कहीं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो प्रोविजंस रखे जाएंगे,
एंड अकॉर्डिंगली प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड। तो अपने पास शेड्यूल्स भी रखे गए। फिफ्थ शेड्यूल में क्या बोला गया? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन से शेड्यूल के थ्रू? शेड्यूल 5 के थ्रू, सारे स्टेट के अंदर में। लेकिन 4 स्टेट के ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली कहां पे डील किया गया है? 6th शेड्यूल के अंदर में। समझ पा रहे हैं? 6th शेड्यूल के अंदर में विच डील्स विथ, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट के अंदर में ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा कौन से पर्पज से, कौन से शेड्यूल के पर्पज से होगा? 6th शेड्यूल के पर्पज से। समझ पा रहे हैं? 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर डिफरेंस देख लीजिए क्या है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, डिटरमाइन पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पंचायत, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट। क्या हो जाएगा, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स। क्योंकि 5th शेड्यूल के अंदर में जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई और 6th शेड्यूल के अंदर में जो शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई, दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना आसानी से? ठीक है, आगे आपको बतला दें 5th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे तो 5th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग पेशा एक लॉ है ना, क्या है उसका? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। किस शेड्यूल पे एप्लीकेबल होगा? 5th शेड्यूल के लिए एप्लीकेबल पेशा के लॉ हो जाएंगे 1996 वाले। और जो 6th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सारे पर्पज से होता है, जैसे देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो है ना। आगे आइए 26 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री? क्या होगा, किसके गलत है इसमें? अच्छा, आंसर तो मिला ही नहीं, बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है किसी भी कंट्री का? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट, तो है क्या प्रेसिडेंट ऑटोक्रेटिक है? हो सकते हैं वह, क्यों नहीं हो सकते? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है उनके क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। क्या गवर्नमेंट आज के डेट में ऑटोक्रेटिक हो सकती है? क्या आपको फंडामेंटल राइट मिला ना? एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को रोका भी गया कि आप इनके फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोच नहीं कर सकते। समझ गए? आपको एक डेवलपमेंटल एवेन्यूज मिलता है, किसके थ्रू दिया गया ऐसा? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकती है, ये भी किसके थ्रू दिया गया? समझ गए ना? तो इसका ओवरऑल एसेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्स और मतलब लिमिट्स द पावर, यही उसका पर्पस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अगला आ जाते हैं 27, लास्ट करते हैं आज। इन इंडिया which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretations of fundamental right? बोलिए। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या है ये चीज? बताइए हमको। कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट किया जा सकता है? बोलते चलिए। नहीं कर सकते ना, होने से क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कम्स इनटू प्ले, यही चीज है ना। आप देख पा रहे हैं कि कोई भी लॉ तभी सरवाइव कर पाएगा, और वो भी मैकेनिज्म क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी ऑफ पावर, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, यही चीज है ना। हम लॉ को सरवाइव करवाने की बात कर रहे हैं कि अगर लॉ को सरवाइव करना है तो ऐसा पार्ट विच इज इनकॉन्सिस्टेंट टू द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, उसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना। फंडामेंटल राइट की ये कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कौन सा इसमें से प्रोविजंस है जो कि फंडामेंटल राइट को ओवरकम किया। मतलब ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बोल रहे हैं, तो उसे हुआ क्या था? फर्स्ट अमेंडमेंट में संपत्ति का अधिकार, वो तो 44th अमेंडमेंट से किया गया। फर्स्ट से हुआ था क्या ऐसा? अभी तो थोड़ी देर पहले डिस्कशन करवाए। फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐसा क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को ये पावर मिल गया कि कोई भी प्रोविजंस अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर भी रहा था तो हो जाता, क्योंकि प्रोटेक्टेड था, वो इम्यून था, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं हो सकता था उस पर। 9th शेड्यूल का अमेंडमेंट हुआ था ना, एडिशन हुआ था ना, समझ पा रहे ना। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था? 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल का पर्पस क्या हो जाता है? प्रोविजंस इंसर्टेड इनटू 9th शेड्यूल वर केप्ट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक प्रक्रिया इस पे क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा इस पे हो ही नहीं सकती है, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो फंडामेंटल राइट को भी तो
ओवरलैप कर दिया? समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे? ठीक है, लेकिन आज के समय में 9th शेड्यूल का क्या है स्टेटस? या इम्यून है या फिर नहीं है? कर सकती है। कौन से केस स्टडी के थ्रू दिया गया इसको? बोलिए, कौन सा केस स्टडी ऐसा केस था आया था जिसके बाद ये बोला गया कि नाउ 9th शेड्यूल इज नो मोर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। नो मोर इम्यून टू जुडिशियल, इम्यूनिटी समझ रहे हैं ना? नहीं है, अभी हट जाएगा तो क्या होगा? 9th शेड्यूल पे भी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? तो वो कौन सा? IR कोलो केस 2007। क्लियर है? कहाँ भूल जाते हैं आप लोग? ठीक है ना? देखिए, मेहनत करते रहिए, सही है, अच्छा चल रहा है ना अपने पास। देखिए, कम समय में हम लोगों ने बेहतर कुछ अचीव किया। आप तभी आप लोग धीरे धीरे आ ही रहे थे, है ना? एक थी स्वीटी आई हुई थी, तो उनका फाइनली BPSC के थ्रू ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में हुआ। तो इस तरह से अपना वो पहला फाइनल रिजल्ट आज डिक्लेयर, आज हम लोगों ने देखा इसको। छोटी से बात हुई तो उन्होंने बतलाया। उसके बाद अपने पास PT के भी रिजल्ट हैं, और देखा भी होगा आपने क्या कि हमारे पास फाउंडेशन बैच नहीं था BPSC को लेकर के। समझ पा रहे हैं? तो वो तो हमारा बस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग था, बट वी हैव एज ए टीम में आप लोग भी है ना, टीम में आप लोग भी हैं, और सबकी मेहनत रंग लाती है ना? ऐसा नहीं है क्या कि हम पढ़ाएं आप ना पढ़ें रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो मेहनत करिए ना, मेहनत करिए। जितना आप मेहनत करेंगे ना, तो उतना यकीन रखिए कि आपसे ज्यादा मेहनत, मतलब टीम के नाते, है ना, हमको करना पड़ता है ना? मैम को करना पड़ता है। आज भी देखिए, आपका था, घर से आए सुबह सुबह, लेकिन टेस्ट लेना था, अभी भी नींद लगी हुई है मुझे, है ना? डिस्कशन करवा रहा हूँ, अटक भी रहा हूँ ना, तो नींद के ही वजह से अटक रहा हूँ, लेकिन करवा रहे हैं ना डिस्कशन। तो इसीलिए क्या है ना कि ध्यान रखिए कि मतलब आपके ही अराउंड है ना? आपके अराउंड है, और फिर नहीं भी करवाएंगे तो मेरे पास हजारों चीज आपको शायद मैम ने बतलाया भी होगा ना कि मेरा भी रिजल्ट आया हुआ है ना? इन सब के बीच में मेरा भी रिजल्ट था, पिछला केस का ही रिजल्ट है वो। तो वो चीज भी अपने लिए, ये भी चीज रिजॉइस वाला है कि ठीक है, ऐसा नहीं क्या कि आपके बीच में नहीं है ना? मतलब आगे भी रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए। चीजें जैसे कि इसीलिए है इमोशनल बॉन्डिंग की, स्ट्रगल के समय में साथ में आए ना, भरोसा किए ना, तो भरोसा रखिए, भरोसा करते रहिए, और फिर आपका भी आ जाएगा। मेहनत करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा तो आपके हाथ में डिसीजन लेने की शक्ति रहेगी, आपको क्या करना है नहीं करना है। और यकीन रखिए कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब वाइड ह्यूज लेवल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे, आपको जो ये दिया जाता है ना, दिया जाता है आपको ये मिसलेनियस वगैरह, वहां पे आज देखिएगा, अगर मेरे पास बचा होगा KSG का, मात्र 12 या 13 KSG से मेरी क्लासेस थी, है ना? 12 या 13 सीरीज दिया गया, और आपको देखिए स्पेसिफिकली दिया जाता है मिसलेनियस PT के लिए, मेंस के लिए, है ना? वो सारी चीजें पढ़िएगा तभी यूटिलिटी होगी। और देखिएगा मेंस का जब एग्जाम आएगा ना, कितना क्रूशियल होगा। तो मेरा ये पर्पस होता है ना कहने का, या फिर बीच में बोलने का, कि एक बार में डन करिए, है ना? बार बार पढ़ने का वो साइकिल जो है ना PT, मेरा एक फ्रेंड था, अभी वीडियो है वो, तो मतलब उसका एक ही स्टेटमेंट था क्या कि जब रिजल्ट आया ना फाइनल BPSC वाले में, तो उसका एक ही स्टेटमेंट था कि फर्क नहीं पड़ता है कि अब क्या पोस्ट होना है या फिर रिजल्ट से मेरा क्या हो जाना है, लेकिन फर्क ये जरूर पड़ गया कि ये जो स्टेशन पे उतरते हैं ना, और ये बैग टांग के जो भीड़ देखते हैं ना पीछे, इससे छुट्टी मिली, है ना? वो बहुत पैनिक होता है। आप भी देखते होंगे ना, एग्जाम देने जाते हैं तो देखते होंगे ना कि मतलब कितने लोग एकदम हेवोक टाइप में रहते हैं कि भाई एग्जाम है, किसी की 2 साल की मेहनत है, किसी का 1 साल का मेहनत है, कोई 5 साल से लगा हुआ है। और ये तो चीज बिल्कुल भूल जाइए कि आप तेज हैं। तेज लोग का PT भी नहीं होता है, समझ पा रहे हैं ना? इंटरव्यू मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। ऐसा नहीं क्या कि तेज लोग बोले उसके बाद मेरा एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं। तो आप ये कहने का ये मतलब था क्या कि इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो बिल्कुल ये मत रखिएगा कि आप जो है अगले बार का PT क्रैक कर रहे हैं। पढ़ेंगे तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। PT नहीं निकलेगा। उसके लिए है कि नॉन सीरियसनेस वाली चीजों को दूर रखिए, और वो सारी चीजों को दूर रखिए जो कि सिलेक्शन में 1% का भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। हर वो कुछ अपनाइए जो कि इन 6-7 महीनों के अंदर में आपको एक विनिंग कंडीशन पे ला दे। ज्यादा नहीं, UPSC वालों के लिए तो ज्यादा है ही नहीं समय ना। अभी तो आपको मई तक में, मतलब मई तक भी नहीं, आपका 25 मई को एग्जाम है ना?
उससे पहले मई 15 तक समझिए, 10 दिन आप रेस्ट वाला चीज रखिए। मई 15 तक आपको जो करना है पीटी के रिगार्डिंग, जो भी चीज मेहनत जितनी करनी है करते रहिए, है ना। भले बीमार होके पढ़िए, हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, अगर करना है तो करना है, और कोई बात। मेहनत इतना कर लीजिए ना, मेहनत इतनी कर लीजिए कि आप एकदम ऊपर वाले को भी लगे ना क्या कि इसको नहीं दिया ना तो गलत हो जाएगा। समझ गए ना बात। बस एक चीज लिख लीजिएगा कहीं पे कि इतनी मेहनत करनी है ना कि ऊपर वाला भी मतलब रोकेगा नहीं आपको। समझ गए बात, नहीं रोकेगा। कोई भी कंडीशन मत दीजिए। ये नहीं क्या कि हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, फंक्शन हो गए 5 दिन, अप्रैल में घर में शादी या मार्च में शादी वादी हो गई, इस जिसको अटेम्प्ट देना है अभी, जिनको नहीं देना है आप बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िए। जब आपका एक डेट शेड्यूल हो चुका है कि इस डेट को एग्जाम है, तो बस वही एक गोल है। शादी, फंक्शन, घर, सब सब झूठा है इसके अलावा, अगर करना है तो। और करेंगे भी क्यों नहीं ना। अगर मान लीजिए एक वो होता है कि नहीं अरे कोचिंग में है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, फर्क नहीं पड़ता है, हम मेरा क्या डेवलपमेंट है इंडिविजुअली पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे हर आप लोगों का डेवलपमेंट इंडिविजुअली पता चल रहा होगा कि आप क्या किस कंडीशन पे आए थे, अभी क्या है, या फिर टीचर, एक एक टीचर का क्या है मेहनत आपके ऊपर में, मैनेजमेंट का क्या मेहनत है आपके ऊपर में, ठीक है ना। तो वो चीज जो को मेंटेन रखिए और बस पढ़ाई करिए और कुछ मत सोचिए। रिजल्ट का बिल्कुल नहीं सोचना है, बस पढ़ते जाइए। पढ़िए इतना कि एकदम से कॉन्फिडेंट फील हो जाएगा। आंसर राइटिंग वगैरह आप लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, दोनों ही, अमीषा और अपूर्वा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कब करिएगा बोलिए। करिए ना, रेंडमली कभी कभार लिख के दिखा दीजिए ना, कम से कम अप्रोच तो तैयार हो पाए। और फिर आप जब पीटी के बाद होपफुली अच्छा रहे, पीटी के बाद अगर करेंगे तो फिर टाइम देखिए ना, शॉर्ट नहीं पड़ेगा टाइम। अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, श्रेया रेगुलर कर रही है ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप पहले तो इस लायक ही हो जाए कि यहीं के जो कंपटीशन है उसी को पार कर लीजिए। समझ गए ना बात। तो इसीलिए कुछ भी रेंडमली सप्ताह में कम से कम 2-3 भी आंसर लिख के दिखाइए। मेहनत पढ़नी है ना, मेहनत देखिए। एक चीज होता है कि हमको क्या पढ़ना है एक्चुअली बतला रहे, केएसजी जैसे पढ़े, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको आज हम पॉलिटी पढ़ा पाते हैं, और यकीनन देखिएगा कि पॉलिटी में हर कुछ आपका स्ट्रीमलाइंड है। क्या चीज ऐसा है जो समझ में नहीं आता, और हमसे पूछते हैं उस वक्त एज ए स्टूडेंट 10th शेड्यूल बतलाइए, नहीं बतलाता आपको। आप हमसे पूछते आर्टिकल 21 को जरा समझा दीजिए, नहीं बतला पाते, बिल्कुल भी नहीं बतला पाते। आप हमसे पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है, वो बतला दीजिए, नहीं बतला पाता। लेकिन आज ऐसा कंडीशन आपके साथ नहीं है ना। बस आपको है क्या कि जो नोट्स है, जो डिस्कशन हो रहा है, उसको बस बार बार पढ़िए ना, एक चीज को बार बार पढ़िए। और इस पोजीशन तक आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, ताकि पढ़ाएं लोगों को, है ना, बतला पाए कि जो चीजें मतलब बाकी नॉर्मल कैंडिडेट फेस करते हैं ना, वो आपको ना फेस करना पड़े। 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपका एकदम स्ट्रांग हो गया ना यूपीएससी में, 3 सब्जेक्ट लिख लीजिए क्या कि सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे रैंक के साथ, है ना। तो यहाँ पे 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट भी होता है तो स्टूडेंट बढ़िया फील करने लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट। देखिए ना, पॉलिटी अपने जो मेरे अंदर में पॉलिटी की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी की बात कर, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है लेकिन साइड रखिए उसको, ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट गिनती नहीं कर रहे हैं इनका। उसके बाद इकोनॉमी कराते हैं ना मनोज सर, उसके बाद और देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी जैसे सर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको टेस्ट देंगे, मतलब उस पर भी सीरीज जाएगा। सीरीज क्यों रखे हैं अपने पास, क्योंकि जो भी चीजें चल रही है उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा वहां पे। समझ पा रहे हैं। तो मैंने बोला था मतलब अपने इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन ही प्रिंसिपल में था क्या कि आपको कि क्रॉस चेक मेथड के थ्रू किया जाएगा, है ना। अगर चीजें सबके सब, अगर किसी सर को लगता है कि पॉलिटी में क्रॉस चेक करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, सब फ्री हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए बस पर्पस ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए ना, सिलेक्शन होना चाहिए, मीनिंग वो हो जाएगा। एक मान लीजिए यही हम लोग भी बात कर रहे थे ना, जैसे मान लीजिए आपका है प्रोमिनेंट, आपका है अभी यूपीएससी वगैरह के लिए, फिर आप लोग जेपीएससी के उसमें जब आएंगे और अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे ना कि पढ़ाई हुई है, मेरी अच्छी पढ़ाई हुई है। तो ये नेहा जब आई हुई थी अपने पास, जान ही रहे होंगे, तो नेहा ने बोला था क्या कि सर बस कैसे भी करके आप गाइडलाइंस दीजिए, मेरा पीटी नहीं निकल रहा है। इससे पहले भी एग्जाम दिया उन्होंने। तो चीज था कि ठीक है ना, आप अगर करने को इच्छुक है ना तो आपसे ज्यादा देखिए उनका भी वो चीज कि आते थे ना रेगुलर करने के लिए, एक जबकि वो एलएन में पढ़ाती भी हैं, 1 से 3 टाइम का फ्री रहता था उनका, आकर के पढ़ाई। तो ऊपर वाला भी देख रहा था ना कि मेहनत कर रही है, और फिर हुआ। ऐसा भी नहीं क्या कि जिसने भी एग्जाम दिया सबका हुआ है, सब आपके सामने है ना। तो जो मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ तो उनका मतलब
बस आपका जो इनर सोल है ना, उसको ये फील हो जाना चाहिए कि मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है, आपकी तरफ से मेहनत हो रही है। पढ़िए ना, पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या क्या मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाकी कल क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है। That's all for today. For more such video, stay tuned with GS Nexus.